दोस्तों एलॉन मस्क इस वक्त में मीडिया और न्यूज़ चैनल से काफ़ी ज़्यादा खफा है क्योंकि एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में, जो कि न्यूज़ और मीडिया वाले ही फैला रहे हैं कि टेस्ला के बॉट ने या कह लो ऑप्टिमस ने उन्हीं के वर्कर पर अटैक कर दिया है जो कि टेस्ला फैक्ट्री के अंदर काम करता था। तो उनका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इंजर्ड हो चुका है और उसको उन्हीं के रोबोट ने अटैक करके इंजर्ड करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जहां पर एलॉन मस्क ने अब ये कहा है कि भैया न्यूज़ चैनल और मीडिया को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। इस वक्त में एलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस न्यूज़ को चलते हुए, क्योंकि ये न्यूज़ 2 साल पुरानी है। अब आप कहोगे 2 साल पुरानी तो क्या हुआ भाई, अटैक किया है तो किया है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए एलॉन मस्क ने कहा है कि भाई वो रोबोट ना ही टेस्ला बॉट था ना ही ऑप्टिमस था, वो दरअसल एक कूका रोबोटिक आर्म था जो कि एक कन्वेयर बेल्ट पे काम करता है। यहाँ पर 3 थे वो, जिसमें से 2 काम नहीं कर रहे थे, एक काम कर रहा था। और वहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो इंजर्ड हुआ है 2 साल पहले 2021 में, वो वहीं पर आसपास में ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को देख रहा था कि किस तरीके से काम कर रहा है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस ला रहा था, जहां पर जो रोबोटिक आर्म था उसका मेटल क्लॉ इनकी बैक में चला गया और बैक में जाने के बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और उसके बाद में उस फ्लोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड फैल गया। तुरंत ही इमरजेंसी बटन दबाया गया, उस रोबोट को बंद किया गया और इसको हॉस्पिटल भेजा गया। और तो ठीक है, ये न्यूज़ थी उस वक्त में जो कि बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब बाहर आई है। तो यहाँ पर जिसकी गलती है उसको ना बोल के हमारे टेस्ला बॉट और ऑप्टिमस को डिफेम किया जा रहा है किसी तरीके से कि आने वाले वक्त में इसकी सेल को कुछ इम्पैक्ट पहुंच जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो इन्वॉल्वमेंट थी वो एक थर्ड पार्टी रोबोटिक आर्म की गलती थी जो कि कूका रोबोटिक आर्म था, उसकी वजह से ये सब हुआ, ना कि हमारे टेस्ला बॉट या ऑप्टिमस की वजह से। दोस्तों एक कोलंबियन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है E-Dyna। इन्होंने एक वायरलेस लालटेन बनाया है जिसके अंदर ना कोई बैटरी है ना कुछ है, लेकिन ये फिर भी लाइट जनरेट कर सकती है। इसका नाम वाटर लाइट रखा गया है जो कि सॉल्ट वाटर से लाइट जला सकती है। आप अगर समुद्र के आसपास में रहते हो, क्योंकि देखो वहाँ के कई सारे कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर लाइट वाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, और अगर वो समुद्र के पास रहते हैं तो वो सिर्फ 500 ml सॉल्ट वाटर का यूज़ कर सकते हैं और उससे ये करीबन 45 दिन तक उस लालटेन को लेके घूम सकते हैं, उसमें उजाला रहेगा। लेकिन इन केस कोई बंदा समुद्र के आसपास नहीं रहता है तो वो क्या करेगा, वो क्या समुद्र तक जाएगा पैदल पैदल या फिर साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे समुद्र का पानी लेने के लिए? ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूरिन का भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपका यूरिन शायद समुद्र के पानी से कम नहीं होगा, तो उसको अगर आप यूज़ करते हो तो उससे भी कुछ टाइम तक आपको लाइट मिल सकती है। ये इन्होंने बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है, वरना सॉल्ट वाटर ही काफ़ी रहेगा और ये ओवरऑल करीबन 5600 घंटे तक चल सकता है। दोस्तों IIT बॉम्बे के अंदर टेक फेस्ट हुआ था जहां पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ पहुंचे थे और उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए पूरा अपना प्लान रिवील किया इसरो का 2047 तक का, जिसके अंदर स्पेस स्टेशन बनाने का भी है, मून पर एस्ट्रोनॉट भेजने तक की बातें हो रही हैं। इनका मानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फिलहाल के लिए अभी ज़रूरी है गगनयान प्रोग्राम, जिसको हम कुछ ही सालों में पूरा कर देंगे, जहाँ पर हम 2 या 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे लोअर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के, और वहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री हमें अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, ना ही हेल्प कर रही है एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो कि एस्ट्रोनॉट के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, जिसकी वजह से हमको खुद को ही ECLSS डेवलप करना पड़ रहा है। उसी वजह से हमें इतना डिले हो रहा है, वरना अभी तक हम शायद अपने एस्ट्रोनॉट को लोअर ऑर्बिट में भेज भी देते और भी कई प्रोग्राम हम कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हमें पूरा शुरू से शुरू करना पड़ रहा है तभी हमें इतना लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलप कंट्री जिनके पास मेरी टेक्नोलॉजी है वो शेयर नहीं करना चाहती हैं, तो हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो आप देख रहे होंगे पेट्रोल के प्राइस 90-100 रुपए के आसपास में ही घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसमें अप्रूवल की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, और जब वहां से इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि भैया 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल कम हो सकते हैं, और ये शायद न्यू ईयर के आसपास आपको सुनने को मिल सकता है कि पेट्रोल के प्राइस 8 से 10 रुपए कम हो गए हैं अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो। दोस्तों जो लोग भी गुजरात के द्वारका घूमने गए होंगे और वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए होंगे, उनको ये भी सुनने में आया होगा कि असली द्वारका सिटी दरअसल समुद्र के अंदर थी और वो वहीं पर समा गई है और कहाँ गायब हुई किसी को मालूम नहीं है। तो 2024
अक्टूबर महीने से यानी कि दिवाली के आसपास में गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ही शुरू करने वाली है सबमरीन टूरिज्म। तो लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं, मतलब कि करीबन 100 मीटर नीचे तक लेके जाएंगे समुद्र के अंदर और इसमें 24 टूरिस्ट बैठ के घूम सकते हैं द्वारका के आसपास के समुद्र के इलाकों में, जो कि करीबन 100 मीटर तक गहराई में लेके जाएंगे। मतलब ज़्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे ताकि आपको मतलब लगे कि भाई कहीं वो टाइटन सबमरीन की तरह ना किस्सा हो जाए हमारे साथ में। दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद में कुछ इस तरीके की ही हरकत कर देते हैं स्टूडेंट्स। दरअसल 12वीं क्लास के अंदर एक सवाल पूछा गया कि भैया कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो स्टूडेंट ने सही जवाब देते हुए कहा कि 1999 में ये युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद में दूसरा सवाल ये आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है और उसकी लंबाई बताओ। तो बंदा जवाब ये लिखता है कि भैया इन दोनों ही देशों के बीच में सीमा हैदर है और उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है और इन दोनों ही देशों की लड़ाई सीमा हैदर को ही लेकर है। दरअसल सीमा हैदर वो है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी सचिन के लिए, जो कि पबजी के अंदर इस सीमा हैदर को मिला था और दोनों के बीच में प्यार हुआ और उसके बाद में यहाँ पे आके इन्होंने शादी कर ली और अब रह भी रहे हैं साथ में।